हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है आपका 25 अक्टूबर 2023। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो ये आपका पहला न्यूज़ जो बनता है ये कह रहा है, देखिए, भूटान चाइना मेक्स प्रोग्रेस इन बॉर्डर टॉक। ये भूटान और चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें देखिए ये बहुत आगे तक प्रोग्रेस हो रही है। बात की जा रही है कि 25th राउंड का डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और ये कब से चल रहा है आपका, तो ये देखिएगा 2016 से ये बातें चल रही हैं इनके बीच में, भूटान और चाइना के बीच में। अब भूटान और चाइना के बीच में जो 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक हो रही है, जो आपका ये ट्यूसडे को होने वाली थी, होने हुई है, तो ये आपका जो राउंड है इसके पहले कह सकते हैं 2016 से चल रहा है, ठीक है। 2016 से चल रहा है। भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपका टंडी दोरजी, वो अभी कह सकते हैं कि उन्होंने अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग शिंग से उन्होंने बीजिंग में मुलाकात की है, ठीक। और उन्होंने कहा है कि मतलब दे विल डील अ वांट अ डेमोक्रेटिक बाउंड्री सुन। उन्होंने कहा है कि एक अच्छी तरह से एक बाउंड्री उन दोनों के बीच में क्रिएट होगी, मतलब बॉर्डर बाउंड्री, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सब टोटली मिलाकर के आप देखो तो ये कहा जा रहा है कि चाइना और भूटान के बीच जो रिलेशनशिप है बॉर्डर टॉक के, वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। यानी वो उनसे इससे कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं, वो देखते हैं क्या कहता है। आपका नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो देखिए ये है, राइजिंग पॉल्यूशन डीएमआरसी टू रन 40 मोर ट्रिप ऑन वीकडेज। यानी देखिए दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का आगमन हो चुका है, ठीक। तो ये कहता है क्या, राइजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, दिल्ली मेट्रो जो है वो क्या कह रही है कि 4 मोर एडिशनल ट्रिप ऑन वीकडे स्टार्टिंग ऑन वेडनेसडे। यानी वेडनेसडे से आपका 40 और एडिशनल ट्रिप स्टार्ट करने वाला है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। अब डीएमआरसी आगे जो कहता है कि ये जो डिसीजन है ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एमंग द पैसेंजर अक्रॉस द दिल्ली एनआरसी। यानी ये क्या होगा कि जो लोगों को ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रोवोक करेगा, कह सकते हैं इनकरेज करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकें, ठीक है। अब बात की जा रही है कि अभी तक कम से कम 4300 ट्रिप जो अंडरटेकन है दिल्ली मेट्रो को साथ, वो एवरीडे चलती है, ठीक है। तो ये इसके आगे 40 और वेडनेसडे से चालू कर दी जाएगी, ठीक है। और ये आगे की बात कहा जा रही है कि ये किसके सेकेंड स्टेज होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, ठीक है। जिसमें ग्रेडेड एक्शन कह सकते हैं रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का ही पार्ट होगा, ठीक है। अब आपके लिए देखिए यहाँ पर ये आप इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे डाटा को आप ऐड कर सकते हैं मेंस के जीएस पेपर 3 में, जहाँ आपका पॉल्यूशन का सेक्टर टॉपिक आता है। तो उसमें अमूमन हम देखते हैं कि जब भी विंटर सीजन आने को होता है, यानी आप दशहरा ले लीजिए, दिवाली के लगभग ले लीजिए, उस समय दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाती है। पॉल्यूशन बढ़ने का दिल्ली और एनसीआर कैपिटल में बेसिकली 2-3 कारण मेन है, ठीक। पहला आपका होता है कि फेस्टिवल सीजन के कारण जो क्रैकर्स और फायरवर्क्स होते हैं उससे थोड़ी पॉल्यूशन बढ़ती है, ठीक। दूसरा आपका कह सकते हैं कि इस टाइम पे स्टेबल बर्निंग होती है, यानी ठीक, यानी आप देखिए कि जो आपका जो धान है, यानी जो चावल है आपका जो बोया जाता है आपका मानसून सीजन में, वो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में कटाई का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो कटाई के बाद ना उसको जो बच जाते हैं खेतों में स्टेबल बर्निंग की जाती है, ताकि वो जल्द से जल्द दूसरे क्रॉप को उगा सकें, बो सकें, ठीक है। इसके लिए स्टेबल बर्निंग होती है। तो हरियाणा पंजाब के जो किसान होते हैं या दिल्ली एनसीआर के लगभग जो किसान होते हैं वो स्टेबल बर्निंग करते हैं। ऐसा ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आपका ऐड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे जैसे क्लाइमेट चेंज होती है, वेदर चेंज होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडस्ट्री को भी एक कह सकते हैं कि आपको एक प्रिकॉशन और एक गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए उसको देखते हुए, ताकि वो इंडस्ट्रियों से पॉल्यूशन कम हो, जो एयर पॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्री से उससे कम हो, ठीक है। तो ये आपका 3 मेन रीज़न है जो आपका कह सकते हैं कि कैपिटल पॉल्यूशन में काम आती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। तो आप इसको कोट कर सकते हैं मेंस में जब आपका क्वेश्चन आता है। अमूमन देखिए आप लोग को हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है पॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर सेकंड न्यूज़।
तो आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल जो कहता है, देखिए, सेंटर टू इंट्रोड्यूस डीएनए फेस मैचिंग सिस्टम एट पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। यानी जो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करने वाली है आपका डीएनए यानी फेस मैचिंग सिस्टम, जो कि पूरे पुलिस स्टेशन में, पूरे इंडिया में जितने पुलिस स्टेशन है सब में ये लागू होने वाला है और ये फैसिलिटी आने वाली है, ठीक है। अब ये हेल्प क्या करेगा, तो क्या करेगा ये हेल्प, जो आपका डीएनए और फेस मैचिंग है, ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के द्वारा, यानी CPI एक्ट जो है उसके द्वारा ये क्या होगा, ये लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये जो कब पास किया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ये आपका लास्ट यानी 2022 में जो आपका न्यू आपका कह सकते हो प्रिजन एक्ट आया था, CRPC एक्ट आया था, उसके द्वारा ये लागू पास किया गया था ये एक्ट, उसमें से लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पुलिस को हेल्प करेगा और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जितने भी हैं उनको क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा कलेक्ट और स्टोर और एनालाइज करने में फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को, इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन एंड अरेस्टेड पर्सन, जो कि कह रहा है NCRB से और SOP से लागू किया जाता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक। तो ये एक्ट है, तो ये एक्ट आगे कैसे काम करेगा, तो ये एक्ट आगे देखिए जो काम करने की बात किया जा रहा है, ये एक्ट आपका कहा जा रहा है कि ये जो फेस मैचिंग सिस्टम लागू की जाएगी, इसमें कह रहा है कि 100 साल पुरानी जो फेस मैचिंग होगी उसको भी ये मैच कर लेगा, ठीक है। यानी आपका जो 100 साल पुराने जो फ़ोटो होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे या पिक्चर्स होंगे, उसके भी फेस मैचिंग ये कर लेगा, इतने तक ये सक्षम है, ठीक है। अब आगे बात की जाए तो ये अभी तक स्टार्टिंग में कितने कह सकते हैं कहाँ कितने पुलिस स्टेशन में लागू की जाएगी, तो स्टार्टिंग में बात की जा रही है कि आपका 1300 पुलिस स्टेशनों में ये लागू किया जाएगा पूरे देश में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अगर इसके सक्सेसफुल और को देखते हुए इसको बढ़ाया जाएगा और ओवरऑल क्या किया जाएगा, फिर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे जो बात है कि इसमें देखिए होता क्या है ना कि कोई भी केसेस हमारे होते हैं, जो भी हमारा क्रिमिनल केस या कोई भी केस होता है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है या कोई सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसमें हमें देखिए एक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फेस मैचिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए आपका करता क्या है, डीएनए क्या करता है कि आपको उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है कि वो पर्सन मौजूदा सिनेरियो पर वहाँ प्रेजेंट था या कि नहीं, इसके बाद की वो पुष्टि करता है, ठीक है। फेस मैचिंग सिस्टम पुष्टि करता है आपको कि कोई फेस मैचिंग सिस्टम हुआ कि जैसे आपको कोई केस हुआ, इन द केस उसमें क्या हुआ कि कोई पर्सन की फेस कोई किसी ने उसको देखा, कह सकते हैं कि कोई पर्सन को पहचानने में कोई जैसे कोई गवाह कह सकते हैं, एविडेंस कह सकते हैं, उसके आधार पे उस पर्सन को पहचानने में काम आ सकता है फेस मैचिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और ये दोनों जो है ओवरऑल पूरे टेक्निकल बेस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, इसमें देखिए हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI साहब हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा है कि दाउ नॉट इलेक्टेड जज हैव वाइटल रोल टू प्ले इन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। कि उन्होंने कहा है कि इलेक्टेड ना होने के कारण भी जजेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी को डेवलप करने में, ठीक है। इसको देखिए, इसका संदर्भ बेसिकली अभी हाल ही में देखिए एक जजमेंट आई थी, जो कह सकते हैं 3-2 का जजमेंट, 3-2 को 5 बेंच जज की जजमेंट आई थी, जिसमें 3-2 से उनको पारित किया गया, ठीक है। ये आपका सेम सेक्स मैरिज के बारे में था कि अगर कोई पर्सन सेम सेक्स मैरिज में है, जैसे कोई कह सकते हैं सेम सेक्स मैरिज यानी कोई भी कपल है जो सेम सेक्स मैरिज करता है, उसको बच्चे अडॉप्ट करने की अनुमति अलाउ नहीं की जा रही है, ठीक। तो इसमें ये आपका क्या कह सकते हो, ये जजमेंट आया है, ठीक। और ये जजमेंट कई लोग तो ये भी अपील कर रहे हैं कि ये जजमेंट तो है आपका आर्टिकल 377 जो अबॉलिश की गई है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। कि कह सकते हैं कि आप कोई पर्सन को जब मैरिज का आपका अलाउ कर रहे हैं और मैरिज की आप क्या कह सकते हो मान्यता दे रहे हैं, फिर उसको बच्चे अडॉप्ट करने की मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल कह सकते हैं जजमेंट है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे जो CJI साहब उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी इलेक्टेड हो वही आपका जो सोसाइटी को इवोल्यूशन डेवलप करने में रोल प्ले करे। जजेस को भी रोल है बहुत सोसाइटी को डेवलप करने में, ठीक है। जैसे रिसेंटली आपने एक एग्जांपल देखा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जो कह सकते हैं स्टेटमेंट होते हैं, ये सोसाइटी को क्या कह सकते हैं थोड़ा सा और बूस्ट करते हैं और इसको ऑफकोर्स
कि जजेस को, हाँ जजेस लोग भी हमारे सोसाइटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं। जैसे ये आप केस देख लीजिए, या हमको पिछले में देख लीजिए, जब इमरजेंसी का टाइम था उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। या उसके पहले देख लीजिए मिनर्वा मिल केस में, उसमें भी आप बात कर लीजिए। या आपको कह लीजिए कि इमरजेंसी के टाइम पे हो गया, आपको एक और 1984 में जो केस हुआ था उसमें भी आप बात कर लीजिए। या कोई भी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल केसेस जो होते हैं उसकी जजमेंट जो होती है उसमें भी बहुत सारा रोल प्ले करने का काम जजेस के द्वारा ही किया जाता है। तो जजेस का है क्रूशियल रोल इन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। इनका बेसिकली इस आर्टिकल का यही मतलब है, और हमारे जो जज साहब हैं GY चंद्रचूड़ साहब, वो भी इनका कहने का मतलब यही है। तो ये हमारा रहा आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए आपका जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है ये कहता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है उन्होंने कैंसिल कर दिया है 477 केबल टीवी ऑपरेटर को। ठीक है, अभी 477 टीवी ऑपरेटर केबल को ये कैंसिल किया गया है। ये न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 477 मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है MSO जो अंदर आता है, वो क्या कर रहे हैं कि वो मल्टीपल केबल टेलीविज़न सिस्टम को वायलेशन कर रहे हैं, जिसके कारण उनको क्या कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का बेसिक पर्पस होता है कि उन्होंने कहा है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का वो वायलेशन कर रहे हैं, जिसके बाद उनको ये बैन लगा दी गई है। ठीक है, अब ये 2017 की बात कर रहा है कि 2017 में जो एक्ट आया था केबल टेलीविज़न नेटवर्क सिस्टम, उसकी ये बैन कर दी जाए, सॉरी उसके लिए बैन कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे जो है इसमें देखिए कितने क्या क्या चीज़ों को बैन किया गया। तो देखिए आपका इसमें TRI का भी रोल है। देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो MSO उन्होंने जारी किए थे, उसके ये कह सकते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के रूल्स के अगेंस्ट में ये काम हो रही थी, जिसके लिए इनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो क्या कहता है। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें कहता है श्रीलंका अनाउंसेस द 5 फ्री वीज़ा फॉर इंडियन टू बूस्ट टूरिज्म। अब देखिए श्रीलंका में ना, हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में ना श्रीलंका में बहुत क्राइसिस रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद श्रीलंका कह सकते हैं कि नए सिरे से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है वापस से। तो इसलिए श्रीलंका ने क्या कहा है, श्रीलंका ने कहा है कि वो फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगे जितने भी इंडियन वहाँ घूमने आएंगे उनको, जिससे क्या होगा उनके टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका जो है, अब देखिए श्रीलंका में टोटल जो कितने लोग हैं जो जाते हैं टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म के लिए, तो श्रीलंका में जो जितने इंडियन जाते हैं लगभग अप्रॉक्स कर लीजिए तो साल भर में 2 लाख लोग तो वहाँ टूरिस्ट के लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से कहा जाता है कि 20% जो टोटल टूरिस्ट अराइवल है वो आपका विजिटेड आइलैंड नेशन जाते हैं। ठीक है, अंटिल सितंबर तक। ठीक है, जिससे ऑफकोर्स 2 लाख लोग जाते हैं, तो जिसमें से आपको कह लिया जाए कि श्रीलंका के इकोनॉमिक्स में बूस्ट तो मिलती ही मिलती है, और वहाँ के क्या कर सकते हैं टूरिज़्म सेक्टर को भी अच्छे डेवलपमेंट मिल रही है। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि क्या करें, क्या किया जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने कैबिनेट के द्वारा कि पायलट प्रोजेक्ट टू इशू फ्री टूरिस्ट वीज़ा टू टूरिस्ट फ्रॉम, कहाँ से टूरिस्ट आएंगे उनको वीज़ा फ्री जाएगा। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, चाइना वालों को भी मिलेगा, इंडिया वालों को मिलेगा, रशिया वालों को मिलेगा, थाईलैंड को मिलेगा, इंडोनेशिया को मिलेगा, मलेशिया को मिलेगा, जापान को मिलेगा। कब तक? 31 अगस्त 2024 तक, यानी अगले साल तक। ठीक, ये आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे इनके टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अब श्रीलंका जो है वो देखिए श्रीलंका का जो बहुत सा कह सकते हैं बजट का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आपका टूरिज्म सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए जो इंडिया है वो टूरिस्ट को कम से कम $20 चार्ज करते हैं वीज़ा के लिए। ठीक है, ये काफ़ी होता है अपने आप में। तो ऑफकोर्स ये वीज़ा के जो पैसे हैं वो उनको फ्री वीज़ा कर दी जाएगा, तो ऑफकोर्स उनके लिए आसानी होगी और लोग अच्छे से जा कर के घूम पाएंगे, और इन पैसों को, जो पैसे ये वीज़ा में लगाएंगे वो घूमने में लगाएंगे ऑफकोर्स। तो इनके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा टूरिस्ट के लिए भी, और श्रीलंका को भी ये क्या कह सकते हैं टूरिज़्म बूस्ट के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज तक यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद।